नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका वेलकम विजय एजुकेशन पे। और थैंक यू सबसे सर। पहले इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा, अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी सर, मेरा नाम तरुण पालीवाल है सर। पापा भूपेश जी पालीवाल। मैं एक किसान परिवार से हूँ सर, चित्तौड़गढ़। अच्छा, आप चित्तौड़ से हैं ना? जी तरुण सर। पालीवाल। जी सर। अच्छा, तो आपने जो RUHS का एग्ज़ाम दिया, ये प्रिपरेशन कब शुरू जी की और कितने नंबर आए इस बार? सर, मेरे 84 नंबर आए थे EWS कैटेगरी में। जी। तो फर्स्ट राउंड में सर मेरे को एसएन मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। अच्छा, फर्स्ट राउंड में प्रिपरेशन तो आपको। सर, हाँ, एसएन मेडिकल कॉलेज। जी। अच्छा, SN मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है जोधपुर का फर्स्ट राउंड में, और आपके जी 84 मार्क्स आए हैं EWS कैटेगरी में। EWS। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके लिए अगेन आपको बधाई कि बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहा। लेकिन मुझे मालूम है धन्यवाद कि सर। आप यही सोच रहे हैं कि शायद फर्स्ट चॉइस आपकी SMS थी क्या, यस यस सर, यस सर। और आपको सेकंड चॉइस वाला कॉलेज मिला है ना? यस सर। सर मेरे को है ना, मतलब EWS कैटेगरी होते हुए भी मेरे को जनरल से अलॉट हुई थी सर सीट। अच्छा, जी सर। URB कैटेगरी में लिखा हुआ आ रहा होगा। यस हाँ, तो आप अगर अपवर्ड मूवमेंट करवाओगे ना तो आपको अलॉट हो जाएगा SMS भी। सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद तो हमेशा रहा है, और आपने खुद ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, इसलिए यह संभव हो पाया। बाकी आपको जो है प्रिपरेशन करते हुए कितना टाइम हुआ है, और 12th कौन से सेशन में किया था? सर मैं 12th बहुत पहले हो गया था, मतलब 2017 में हो गई थी मेरे सर 12th। फिर उसके बाद क्या सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया फिर बीच में, तो पढ़ाई सही हुई नहीं सर। उसके बाद सर फिर पढ़ाई स्टार्ट की। और सर, इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज ये है सर, आप सिर्फ अपने क्लास के लिए बच्चों के लिए सपोर्टिव नहीं है, आप हर एक उस बच्चे के लिए बेस्ट हैं जो, मतलब जो ऑनलाइन यूट्यूब उस पास मतलब उतने कम पैसे में इतनी बढ़िया एजुकेशन मिल रही है आपके यहाँ सर। बिल्कुल थैंक्स टू बिल्कुल यू। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पालीवाल। तरुण, ऐसा है कि हम खुद ही जो है एक छोटे से गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो जर्नी खुद की है वो इस तरह के एरिया से शुरू हुई है। मैंने तो खुद हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके लिए कोई प्राइवेट स्कूल उस समय था ही नहीं, नसीब हुआ ही नहीं उनको। तो अपन ने मोस्टली जो अपने बच्चे जो गाँव से बिलोंग करते हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको सबसे पहले एक सही जानकारी मिल जाए कि फॉर्म भरें कैसे और तैयारी करें कैसे, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये जानकारी देना सबसे पहला उद्देश्य है, और ये अपन सभी को बता रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपको जो है राजस्थान का टॉप कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि SMS कॉलेज और SN कॉलेज को मैं एक ही मान रहा हूँ, अलग नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अपने जो 7 कॉलेज है वो बहुत पहले से यस ही BSc नर्सिंग में चले आ रहे हैं, और उनमें से SMS और SN ये सबसे पुराने कॉलेज है अपने। यस रिपोर्टिंग आपने करवा दी है क्या? यस सर। अच्छा। सर इसमें और सिर्फ मेडिकल फिटनेस में दिक्कत आई थी, रिपोर्टिंग में, आईएसएन में बाकी तो सब सही हो गया था, लेकिन थोड़ी रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा थोड़ा दिक्कत हुई थी उसमें, हेल्थ सर्टिफिकेट में। रिपोर्टिंग के टाइम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज के अंदर जब अपन रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं किसी कॉलेज में, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि अपन पहली बार जा रहे हैं, अपने को तो पता नहीं होता। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो कुछ कॉलेज ने जो आप पहले से बना के लेके गए थे वो शायद एक्सेप्ट नहीं किया था, और उन्होंने जी सर। MDM हॉस्पिटल से बनवा कर लाने के लिए कहा होगा आपको। यस सर। अच्छा, तो अब आपका आगे जो प्लान है वो क्या है? कॉलेज चेंज करके SMS जयपुर में जाने का है या जोधपुर में ही स्टडी करने का है? सर अभी मैं नीट का भी पेपर दूंगा इस बार, तो सर मैं एक बार ज्वाइन ये कर लिया है, अपवर्ड मूवमेंट करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं जोधपुर ही पढ़ाई करूंगा। और सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा सर, मैं जैसे जोधपुर गया
तो वहाँ कुछ मेरे 2-3 फ्रेंड मिले। हाँ तो जिस बंदे से मैं बोलता हूँ कि मैंने वहां से देखा, मैंने काउंसलिंग वहां से सीखी, तो वो सब एक ही चीज बोलते हैं, हमने विजय सर से सीखी सर। नहीं जिनसे मैं मिलता हूँ सर, सब एक ही चीज बोलते हैं कि हमने विजय सर से सीखा, हमने विजय सर से सीखा। नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चों का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपने विजय एजुकेशन के साथ भी रहा, और इस वजह से अपन ने जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने का प्रयास किया था। और आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। आपने जो है RUHS BSc नर्सिंग का फॉर्म भरना, ये कब सोचा, और इसकी प्रिपरेशन स्पेसिफिक आपने कब सोचा कि साथ ही साथ BSc नर्सिंग का भी देख लेते हैं, ये आपने कब सोचा? सर इस बार नीट का पेपर दिया था, तब क्या सर OMR गलत हो गई। ओहो। तो सर नंबर कम पड़ गए, 470 पे अटक गए। तो फिर मेरी एक बहन ने बताया कि तू RUHS भर दे। तो सर नीट की थी, फिर थोड़ी आपकी मैराथन देख ली। तो सर वहां गया, पेपर में नीट की भी बेसिक थी, गए सर सिर्फ टिक किए थे सर, बस बस जाके पेपर में टिक किए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि आप पहले से ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपको बहुत हेल्प मिला, क्योंकि तैयारी आपकी थी। और बाद में आपको जब पता चला कि अपन जो है साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं है, और अपने को BSc नर्सिंग में अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो अपन जो है ये भी चांस ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं जो नीट में ट्राई करने के साथ साथ सेकंड ऑप्शन के रूप में BSc नर्सिंग को ही रखते हैं। और आप इस बार भी नीट देने जा रहे हैं, तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। और इस बार OMR भरते समय पूरी तरह से ध्यान रखना। गलतियां कई बार एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इस बार जी सर। आपको ये गलती करनी नहीं है। और आप चित्तौड़ जैसी धरती से आते हो, फिर मिस्टेक कैसे हो सकती है? आपके अंदर तो सर ज़्यादा होना चाहिए हौसला। पता नहीं सर क्यों, लेकिन है ना सर, मैं आपको एक चीज के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन MCQ करवा रहे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे जो 12th स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहाँ उन्होंने सब्जेक्टिव पढ़ाई तो की है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने कभी किए नहीं है, और ये सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। तो अपन ऐप के अंदर बच्चों को थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं हमेशा डेली कोई ना कोई टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं क्वेश्चन। और आप सब जानते हैं, स्पेसिफिक जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनको मालूम है कि MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी भी है। सर मेरी जो 12th हुई थी ना सर, उस टाइम के सर हमारे जो मतलब टीचर्स थे ही नहीं पूरे। तो सर हमको मतलब कुछ पता, 11th तो हमारी सर ऐसे उड़ गई, कुछ पता ही नहीं, टीचर ही नहीं थे। जब 12th में थोड़ा थोड़ा सीखने लगे, लेकिन सर आप जो उनको प्रिपेयर करा रहे हो ना सर, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर तरुण पालीवाल। और जो है मैं तो आपको यही कहूँगा कि अपन तो बिल्कुल मेहनत करवा ही रहे हैं, और साथ ही साथ अपने राजस्थान के अंदर अब एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जो वास्तव में मेडिकल लाइन में जाने को लेकर के, एडमिशन को लेकर के और अपने करियर को लेकर के कहीं ना कहीं जागरूक हो भी रहे हैं। पहले बहुत सारे बच्चों को अपने पता ही नहीं होता था कि 12th के बाद करें क्या, फॉर्म कौन सा भरें। ठीक है, अब कम से कम उन्हें ये चीज़ पूछनी तो नहीं पड़ती है, और बच्चे आराम से अपना स्पेसिफिक, चाहे उन्हें नीट करना हो या नर्सिंग करना हो, पैरामेडिकल या फार्मेसी करना हो, डिसाइड कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और मैं तो आपसे पूछूंगा कि एक स्टूडेंट को अगर BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो वो स्टूडेंट 12th का सिलेबस है, तो वो स्टूडेंट कितना पढ़े और कैसे पढ़े कि उसका सिलेक्शन हो जाए आराम से, 85 तक उसके मार्क्स आ जाएं? सर मैं ये थिंकिंग रखता हूँ कि सबसे पहले जैसे कि अपन आपने क्वेश्चन करवाए क्लास में, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, तो आप पर्टिकुलर क्या करते हैं, अपन के पूरा पूरा चैप्टर एक साथ करने करते हैं। उससे बढ़िया मैं सोचता हूँ सर, जैसे 2-3 टॉपिक हो गए, एक बार ढंग से रिवीजन कर लिया, उसके क्वेश्चन लगा दो। जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे सर, तो अपना कंसेप्ट अच्छा होता जाता है साथ में। तो सर मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और सर मिनिमम 85 नंबर लाने हैं सर। अब 3-4 महीनों में तो सर अगर 6 घंटे 7 घंटे अगर ढंग से पढ़े ना, 3 घंटे थ्योरी 4 घंटे क्वेश्चन, तो मोर देन इनफ है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो।
बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक स्टूडेंट केवल थ्योरी ही पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये भी कि वो जैसे ही एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ ले तो साथ ही साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहे तो जी ज़्यादा सर। सही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले अपन थ्योरी तो पढ़ते जा रहे हैं बट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ, तो भी ठीक नहीं है। और बिल्कुल तरुण पालीवाल, आप और अगर कुछ बच्चों को शेयर करना चाहते हैं सर अपनी जर्नी के बारे में, या बच्चों को मेरी सर और मतलब है ना, प्रिपरेशन को मेरी लेकर के कुछ बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए। सर मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो सर केमिस्ट्री बायो, तो सर मैं एक बार तो रिवीजन ऐसे कर लिया मैंने शुरुआत में। फिर मैं क्या करता हूँ सर, जैसे एक बार चैप्टर ढंग से पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा दिए, एक दो तीन जो भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन हुए चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन लगवा लिए। अगली बार जब भी सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मैं कभी चैप्टर को नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर अपनी गलती निकालता हूँ और सर उसको मार्क करके उसको वापस रिवीजन कर देता हूँ। मतलब एक बार होनी चाहिए बस गलती, अगली बार नहीं, बस OMR भरी आगे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय जहाँ पे स्टार्टिंग में अपने को लगे कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा गलतियाँ हो रही है उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फिर से उस टॉपिक को बार बार देखना भी ठीक नहीं है, ये सही कह रहे हैं। तो आप जब स्टडी करते थे, जब थ्योरी वगैरह पढ़ते थे, तो खुद के आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए या किस तरह से आपने मॉड्यूल से पढ़ाई की या NCERT बुक को प्रायोरिटी पर रखा? आपने किस तरह से शेड्यूल बना करके स्टडी की? मैंने फर्स्ट टाइम तो सर एक बार नोट्स पढ़ लेता हूँ, एक बार नोट्स पढ़े थे, लेकिन सर NCERT जो है ना, NCERT मतलब अगर अपन सही ढंग से करें ना सर, तो वो मॉड्यूल पढ़ना जितना है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है सर। NCERT का एक एक लाइन में अपने को, अपन सोचते हैं कि एक लाइन का उड़ा देंगे, 4 पेज हैं, लेकिन नहीं है। NCERT हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन को ढंग से पढ़ो तब जाके वो क्लियर होती है। अगर अपन सर 4 पेज भी पढ़े ना तो सर 2 घंटे लेती है NCERT, अगर ढंग से पढ़े तो सर हर एक शब्द का मीनिंग पता हो जाता है सर। फिर एक बार अच्छी हो जाए ना सर NCERT, उसके बाद कभी दिक्कत होती ही नहीं है सर। लेकिन एक बार समझ आना जरूरी, जैसे आप समझाते हैं सर अभी क्लासेस देखते हैं ना, तो एक एक लाइन ऐसे क्लियर होती है सर कि आप एक छोटी सी लाइन ली तो आप उसको समझाओगे क्यों है, कैसे है, किस लिए है। तो अगर ऑप्शन पढ़ा रहे हो सर, तो आप तो 3 ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताते हैं आप, तो सर उससे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, वो सर बेस्ट है। और सर एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं किसी को भी, जैसे कि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना जो सर होता नहीं है और अपन उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उन चीजों को छोड़ दो, चैप्टर हो जाए उसके बाद ट्राई करो लास्ट में। अपन क्या सर उसमें लग जाते हैं, आधा पौन घंटा चल जाता है उसमें एक क्वेश्चन के चक्कर में कभी कभी। तो मैं यही बोलूंगा, जो नहीं आया उसको छोड़ दो, उसको राउंड कर दो। तो जब भी अगर अपन अगली बार जाए, जब भी अपन करें तो सर से पूछ लो, लेकिन उस टाइम अगर आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, और एक आध किसी क्वेश्चन के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर लेते हैं। अगर ऐसी जी कोई सर। दिक्कत हो तो टीचर से फिर पूछ ही लेना चाहिए ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और दूसरी आपने ये कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसे NCERT बुक को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। NCERT बुक्स की हर एक जो लाइन है उसका अपने आप में एक अर्थ है, एक मीनिंग है। और भले ही कोई भी मेडिकल लाइन का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो NCERT को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हाँ, हमें MCQ के लिए कोई साइड बुकलेट खरीद लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, लेकिन NCERT को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम पढ़ तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन हम NCERT की बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी सबसे पहले चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिस्टर तरुण पालीवाल चित्तौड़गढ़ से हैं। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और परिवार में कौन कौन है, और कोई मेडिकल लाइन में भी है क्या आपके फैमिली में? जी सर, मेरे चाचू का PG में सिलेक्शन हो गया है गायनेको में। अच्छा। और मेरा भाई वो मतलब रशिया गया हुआ है, वहां से MBBS कर रहा है। और अभी जोधपुर आया था, वहाँ मेरे मामा जी का लड़का है, वो भी वहां से MBBS कर रहा है एसन से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, फैमिली मैं वो का बैकग्राउंड हाँ एक तरह से, जो काफ़ी ऐसे मेंबर हैं आपके रिलेटिव वगैरह जो मेडिकल लाइन में ऑलरेडी पहले से हैं, और जी उनसे सर। आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे चाचू।
तो वो क्या है कि, और मेरे मौसा जी हैं, वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा खास तौर पे। जब भी ऐसा है ना, मैं डिप्रेस फील करता हूँ, अपनी फैमिली के पास चल जाता हूँ सर। बिल्कुल सही। तो चाचा जी का क्या नाम है, चाचा जी का और मामा जी का? अभिषेक पालीवाल। अच्छा, डॉक्टर अभिषेक जी। और मामा जी? मामा जी मनोज जी हैं, और मासा जी हैं, मुकेश जी, मासा जी। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ननियाल इधर मेरा जोधपुर साइड ही है सर, तो अच्छा, जोधपुर में ही है। हाँ जी तो सर। आपने सेकंड चॉइस पे इसलिए जोधपुर भरा है? जी सर। अच्छा। और ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव एसएन में पढ़ ही रहे हैं वैसे भी, जी तो सर। ये जो एसएन है ये भी आपके लिए ठीक ही है, ठीक है, और एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो बिल्कुल मैं विजय एजुकेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और मैं ये भी बहुत बहुत कहना धन्यवाद। चाहूँगा कि आप नीट को बहुत अच्छी तरह से दे के आइएगा। और जितने भी विजय एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की तरफ से बेस्ट विशेज है आपके लिए कि आपका नीट में भी इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन हो और आप डॉक्टर बने, अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा सर, हाँ मतलब बोलिए। अपने जितने भी भाई हैं मेरे, एग्जाम टाइम पे सर, जो अभी मैं आरयूएचएस का जो पेपर देने गया था ना सर, मैं एक चीज लास्ट चीज बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि सर है ना, शुरू के जो मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे ना सर, शुरू के 5-6 क्वेश्चन, मैंने देखते ही मेरे को लग गया था कि ये तो पेपर टफ आ गया है, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया सर। मैंने कहा कि यहाँ रुक गया तो पेपर में रुक जाऊंगा सर। तो मैंने तुरंत उन चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना सर कि अपने को टफ लग रहा है तो मतलब सबके लिए टफ है। अपन क्या करते हैं सर, डिप्रेस हो जाते हैं पेपर में। मेरे साथ कई बार हुआ है सर, नीट के पेपर में हुआ है, तो मैं सब लोग मेरे को गाइड करते हैं कि छोड़ देने चाहिए। तो सर मैं फर्स्ट पेज को ऐसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट पेज पे फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन जैसे ही छोड़ दिया सर। जैसे ही आगे गया और क्वेश्चन इजी इजी लगने लग गए, फटाफट फटाफट टिक कर दिए। फिर सेकंड बार वापस ओपन किया, तब थोड़े और अच्छा फ्लो बन गया सर, क्योंकि क्वेश्चन आता है, कॉन्फिडेंस आने के बाद और अच्छे से कर पाते हैं अपन पेपर को। तो सर और बढ़िया। और सर लास्ट में जो 5 क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे मेरे सही हो गए, अरे जो वाह, टफ क्वेश्चन थे। मतलब कि एक तरह से ये आपकी बात सही भी है, और ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं और हमारे सामने जब पेपर आता है ना, तो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, तो हमारे माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाता है कि पेपर बहुत टफ है, ये या तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, और हम डर जाते हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, तो एक बार आपको अगर ऐसा लगे कि इनमें तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो उन क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ के बाकी जो इजी इजी क्वेश्चन है पहले उन पे टिक कर लो, जिससे एक अच्छा फ्लो बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे, अब उनको टाइम दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम जो है स्टार्टिंग में कुछ 1-2 क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है उन क्वेश्चन को करने में लगा देते हैं, और फिर हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो पीछे छूट जाते हैं। तो कई बार अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी टाइम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं हो पाता। तो इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सर है ना, मेरे घर में सर, मेरे मौसा जी मौसी जो भी देखते हैं आपके वीडियो, तो सर जैसे भी काउंसलिंग नहीं हो रही थी, ये अपडेट नहीं आ रहा था, तो मेरे घर वाले सुबह उठ के जाता हूँ, मेरे को सर एक ही चीज बोलते हैं कि आज आज विजय सर क्या बोल रहे हैं, आज उन्होंने क्या बताया, आज क्या बोलेंगे, आज वो क्या कर रहे हैं। मैंने फिर उनको बताया, मैं कहा सर ये देखो आरयूएचएस का इन्होंने, सर ने कितने जबरदस्त हमको बोला, फायरिंग कर दो इनके ऊपर। तो सर है ना, मेरे परिवार में एक अलग ही मतलब माहौल है कि विजय एजुकेशन है सर है, वो आज क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या सर ने क्या बताया। तो हमेशा अपडेट रहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं घर में, फैमिली में हर लोग, घर वाले वीडियो देखते हैं आपके, मेरे बुआ है सब आपकी वीडियो देखते हैं। उनको मेरी तरफ से प्रणाम बोलना, और ये अच्छी बात भी है, आप अगर ये बोल रहे हो तो ये एक तरह से हमारे लिए भी मोटिवेशन है, अपनी टीम के लिए भी। और आप सब बच्चों का और स्पेसिफिक आपके जो गार्जियंस हैं उनका तो बहुत ही सपोर्ट मिला है। और वैसे जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर जिन्होंने आपको आज, आप जो भी कुछ हैं, मुझे लगता है आप उनकी बदौलत आज यहाँ पर है, क्योंकि बिल्कुल उनका एक सर। जो मोटिवेशन आपके लाइफ में रहा है, सपोर्ट रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मैं मतलब एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ था ना, तब भी सर फैमिली ने मेरे को ऐसे मतलब बिहेव किया था जैसे कोई बात नहीं, जब से हुआ है कोई बात नहीं, अगली शुरुआत कर। तो सर वो मतलब जो बंदा कितना मेहनत करता है फिर उसके पास सेलेक्ट नहीं होता ना सर,
उस टाइम सर बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करता है, मतलब किसी के सामने जाने का मन नहीं करता सर। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की, सब बोलते हैं सर गांव में कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, क्या नहीं क्या नहीं। लेकिन सर मेरे को सबसे बढ़िया उस टाइम सपोर्ट मिला घर वालों की तरफ से सर, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से। कोई बात आप नहीं, सही आज कह नहीं है रहे तो हैं। कल काम आ जाए, कुछ न कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे ऊपर कोई बिलीव करेगा तो वो हमारे गार्जियंस ही करेंगे। और हमें तो पता ही है कि भाई हमने मेहनत करी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, और जो एग्ज़ाम देता है ना उसको ही मालूम है, जो तैयारी करता है उसको ही मालूम है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, बोलना बहुत आसान है और पढ़ना बहुत कठिन है, और जो पढ़ता है उसे पता है। और किसी एग्ज़ाम में जब सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ नंबर से हम रह जाते हैं, तो उस परिस्थिति में जो है एक तरह से सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेस फील अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उस मोमेंट में करता है, और उस मोमेंट में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर गार्जियंस ऐसा ही करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से आप जो हैं अपने कामयाबी के नए आयाम स्थापित कर रहे हो, और आप बहुत आगे जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। और अभी सो, आप कहाँ पे हो, सो, चित्तौड़ हो या जोधपुर हो, अपने ननिहाल हो, कहाँ पे अभी हो? सर हाँ चित्तौड़ में ही हूँ। अभी वहां से रिपोर्टिंग करवा के आ गया सर, एक दो डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत हो गई थी, तो ड्यू लिखवा के फिर आया हूँ वहाँ पे एसएन में। अच्छा, तो अभी सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं कि एक आध कोई डॉक्यूमेंट बाकी है अभी? बाकी रह रहा है सर, मेरे के कॉलेज के अंदर मैंने किया था तो वहाँ के टीसी नहीं दे रहे थे मेरे को। अच्छा। फर्स्ट ईयर के टीसी नहीं दे रहे थे कि हम हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। फिर हम गए कुछ इधर उधर सपोर्ट लगा के, फिर उन्होंने देखो टीसी वीसी दे दिए मेरे को, माइग्रेशन निकलवा लिया फिर यूनिवर्सिटी से। तो अब सर उन्होंने बोला कि जब भी आप आओ तो आप सबमिट करवा देना सर। अच्छा। और अभी तो एसएन में तो शायद क्लास स्टार्ट कर दी है क्या? आपके पास आई होगी नहीं सर, इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, उन्होंने बोला है कि जब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जब भी क्लास होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप आ जाना। तो सर सेकंड राउंड तक की बोला है वैसे। अच्छा, सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा या कंप्लीट होगा उसके आसपास शुरू करेंगे वो। जी सर। कैसा पर लगा सर एक आपको और एसएन? एसएन कॉलेज कैसा लगा आपको? सर उन्होंने एक्सपीरियंस तो बहुत खतरनाक दिया है। वो अच्छा। मेडिकल फिटनेस के बनवाने के लिए सर उन्होंने मतलब पूरे शरीर की जांचें करवा दी उन्होंने। 12 मेरे तो 12 रिपोर्टें करवाई सर, मेरे को तो बहुत घुमाया। वैसे यूँ देखा जाए तो ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है कि उन्होंने मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा है, तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं। और आगे आने वाले समय में एसएन मेडिकल कॉलेज जो है स्टडी के मामले में और क्लिनिकल जो वर्क है ना, वो तो बहुत बेहतरीन वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसी कैंपस में आपका वहाँ पे मेडिकल जी सर कॉलेज कॉलेज। भी है, और यस सामने की तरफ एमडीएम हॉस्पिटल है। तो एक अच्छा माहौल है वहाँ पे, बहुत सर, अच्छा मैं माहौल है। फर्स्ट तो टाइम वहां पे गया, हाँ हाँ। वहाँ फर्स्ट टाइम गया तो मैंने वहाँ मैम को बोला, मैं मैम ये ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारा तो फिटनेस ही आपने डिक्लेयर मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो मैम क्या बोल रहे, नए नए बाहर निकले हो तो अभी ऐसा होगा। तो सर है ना वहाँ मतलब है ना हर चीज मेरे को है ना एमडीएम की हर चीज पता चल गई वहाँ घूम के, कहाँ क्या है, कहाँ कौन बॉस है, कहाँ कैसे है, कैसे बात करनी है। सीनियर्स आए थे, सीनियर्स बोल रहे थे कि जैसे सर फर्स्ट ईयर में उनकी मतलब लगा दी थी, ड्यूटी लगा दी थी सर अच्छा। फर्स्ट ईयर में ड्यूटी। अभी ओटी में जा रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आते ही वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। और है बिल्कुल, ये सही बात कह रहे हो आप कि जो अधिकांश जो पुराने जो कॉलेज है ना, चाहे वो एसएन कॉलेज हो या बीकानेर का गवर्नमेंट कॉलेज हो या जेएलएन अजमेर हो, वहाँ के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी भी बात हुई है। उनको फर्स्ट ईयर के अंदर ही 6 या 7 महीने उनकी क्लास चली और उसके बाद उनको क्लिनिकल के लिए भेज दिया था। उनको हॉस्पिटल जी ड्यूटी जी मिलना स्टार्ट हो गई थी, और शायद आपके जो सीनियर है उन्होंने काफ़ी काम भी सीख लिया होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको ओटी में जाने तक का और वहाँ काम सीखने का मौका मिल रहा है। ये तो बड़ी बात है। तो सर वो प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, मेरा एक दोस्त है उसने प्राइवेट से सर छोड़ के अब वापस गवर्नमेंट ज्वाइन की, मैं साथ में सेम नंबर है हम दोनों के। अच्छा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। गवर्नमेंट में तो अगर सर मिलता है और उसमें भले ही अपने को 1 साल अगर ड्रॉप भी लेना पड़े और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और उसे ले लेना चाहिए। और तो आज के समय में तो बीएससी नर्सिंग की बहुत डिमांड है भैया। प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, वो हमको बोल रहे थे तुमको छोड़ के भागना नहीं पड़ जाए, हमको इतना काम करवाएंगे तुमको यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे वो तेतरवाल सर हैं शायद।
हाँ, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम टेंशन मत लो, सीखने की टेंशन मत लो, तुमको इतना भेजेंगे कि तुम घबरा जाओगे एक बार में। वहां से रूल बहुत खतरनाक है, थोड़े रूल। वैसे है ना, मेडिकल लाइन में तो आपको पता ही है, आपके फैमिली मेम्बर बहुत सारे रहे हैं, तो चाहे एमबीबीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है। तो इन मेडिकल कॉलेजेस में और इन नर्सिंग कॉलेजेस में थोड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिनको हमें फेस करना पड़ता है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है और आप लोगों पे तो बहुत जिम्मेदारियाँ होगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट वो भी रहेंगे और आपको भी रहना ही चाहिए। सर मेरे साथ अभी एक किस्सा हो गया था कि मैं वहां गया, तो जूरिस्ट थे ना सर वहां पे, हाँ हाँ। तो उनके पास गया गया वो बहुत सख्त थे वहाँ, बहुत खतरनाक। तो मैं अंदर गया सर, तो मैं क्या सर 5 मिनट के लिए मेरा नाम आ गया था, तो मैं 5 मिनट के लिए वहाँ बाहर चला गया, तो उन्होंने मेरा नाम बुलाया, तो मैंने सुना नहीं सर। मैं वापस गया, मैंने गलती से सर को बोल दिया, सर मेरा नंबर आ गया क्या? तो सर ने बोला तरुण पालीवाल तेरा नाम है। मैं कहा, जी सर। तो मेरे से कर रहा है, मेरे को गलत साबित कर रहा है, सबसे लास्ट में डालो इसका नाम। पीछे खड़ा कर दिया, सबसे पीछे। फिर मैं अंदर गया, मेरे को क्या बोला है, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल है ही नहीं है, आराम से। नहीं नहीं, वहाँ बहुत बहुत सर। आपको तो शायद पहले दिन में आपके पास इतनी मेमोरी आ चुकी है कॉलेज की, और ये फर्स्ट डे आपका तो बहुत ही यादगार रहेगा एक तरह से, बहुत ऐसा। ज्यादा सर, वहां से हम ना इतने मतलब, वहाँ हमारी मतलब वो दौड़ा भी रहे थे। वहाँ एक अलग से मेमो मैं घर वालों से सुना रहा था कि हम हॉस्पिटल ऐसा था, हम ऐसे वैसे दौड़ा भागी, चीजें इधर होती, इधर क्या है, कहाँ क्या करवा गए। लेकिन सर सीखने को बहुत कुछ मिल गया, हर चीज, रिपोर्टें कैसे बनानी है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, हर चीज सीखने को मिल गई। कहाँ से बॉस से बात कैसे करनी है। वहां गए सर, शुरू शुरू में कुछ पता ही नहीं एक्सपीरियंस तो चला। होता ही है, देखो आप अगर गए हो वहाँ पे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है और होनी भी चाहिए। और दूसरा, तो आपके साथ रिपोर्टिंग के लिए कौन और फैमिली मेम्बर कौन था आपके साथ? कोई नहीं था। अच्छा, आप अकेले ही गए थे? जी, वहाँ भाई आ गया था वो। हाँ हाँ। तो सर हम साथ में गए थे दोनों भाई। फिर वहां से ही हमने सर स्टाम्प स्टाम्प का आंसर, डीडी तो सर हमारा आधे घंटे में बन गई, और हाँ स्टाम्प स्टाम्प का थोड़ा सर हेल्थ सर्टिफिकेट में इशू हो गया था थोड़ा, तो काम करना पड़ गया था। चलो, अच्छी बात है कि मेडिकल फिटनेस में सारी जांचें हो गई, और जो है ये तो बढ़िया बात है। और आगे भी जो है अपने विजय एजुकेशन की जो टीम है जितनी भी, आपको अगर इस फील्ड में कभी भी कोई दिक्कत रहे तो आप ज़रूर कॉल करिएगा, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से। और बहुत ही बढ़िया तरह से स्टडी करते रहिए, और जो है आपके जो अनुभव है वहाँ के हमारे साथ शेयर ज़रूर करना, और भी आगे किस तरह की स्टडी चल रही है, किस तरह का क्या माहौल है, तो अपने को भी उस मामले में पता चलता रहेगा। और वैसे आपके जितने भी जो स्टूडेंट है उनके नंबर वगैरह मैं सेव करवा रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आपसे आगे तक अपनी पूरी टीम जुड़ी रहे। और तो विजय विजय सर एक बात और, हाँ, एक चीज और बोल देना सर, कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ ले सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर। कुछ कुछ इशू आते हैं, गलत है चीजें, कुछ हल्की पड़ती। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल सही भी है कि मोस्ट जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो इंग्लिश में ही अगर पढ़े ना बच्चे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अब बहुत हो गया, 12th तक कर लिया आपने हिंदी से, बहुत है। अब इसके बाद कब तक अपन हिंदी लेके चलेंगे? ठीक है, जब साइंस फील्ड में हम आ ही गए हैं, मेडिकल फील्ड में हम जा ही रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। हमेशा हम हिंदी के पीछे भी नहीं भाग सकते। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेडिकल लाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में मिलेगी नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूव करें, एक ही दिन में ये नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट सीखने का प्रयास करे तो वो सीख जाएगा। आपको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल आनी चाहिए। एनसीईआरटी की या तो इंग्लिश की बुक्स लेके आ जाओ, या जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसका इंग्लिश में साथ में मीनिंग जो है पता कर लो आप, कि उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है। जी सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि है ना सर, कभी कभी वहाँ दिक्कत होती है वहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को। क्योंकि सर जब अपन जाएंगे वहाँ, मैंने देखा है, अभी बुक्स देखी उसकी, तो सर जब इंग्लिश मीडियम आती है ना, तब हिल जाता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। और इसलिए भी हमेशा मैंने ये बात तो कही है हिंदी मीडियम के बच्चों को भी, और मैं यहाँ से एक बार और आपको बता दूँ कि जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आज से और अभी से ही, आप भले ही 11th में हैं, 12th में हैं,
या किसी और ग्रेजुएशन कोर्स में हैं और साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को प्रायोरिटी पे रखिए। ये मेडिकल लाइन है, ठीक है। एक दिन से सब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी है अगर उन्हें साथ ही साथ हिंदी के साथ इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी, समझ में आने लगेगी और बाद में आप उन्हें लिख भी लेंगे आसानी से। जी सर। बिल्कुल मिस्टर तरुण पालीवाल, चित्तौड़गढ़ से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और एसएन मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 84 मार्क्स आपके मिले और आपकी जो स्टडी का पूरा आपने जो सिस्टम बच्चों के साथ जो शेयर किया बहुत अच्छा लगा। और हर एक बच्चे को तरुण पालीवाल बनना चाहिए, तरुण पालीवाल की तरह मेहनत करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।